हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्रीटेक में। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज इन्वायरमेंटल साइंस मतलब कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो हमारा चल रहा था, उसका लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जो कि वन शॉट रहेगा, मतलब कि पूरा डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिर्फ एक वीडियो में, जैसा कि हमने इन्वायरमेंटल में भी किया था। हम बेसिकली कंबाइन कर देते हैं सारी वीडियोज़ को, ताकि आपको शफल ना करना पड़े या ढूँढना ना पड़े सारी वीडियोज़। तो आज हम लास्ट लेक्चर मतलब कि एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस एंड उसके लॉज के बारे में देखने वाले हैं। तो हम इन डेप्थ लॉज देखेंगे, जैसे कि वाटर एक्ट जो कि 1974 में हुआ था, एयर एक्ट एंड फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, लास्ट इन्वायरमेंट एक्ट। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं वाटर एक्ट से। तो बेसिकली जो वाटर एक्ट है वो हमारा 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था, या आप बोल सकते हैं लागू किया गया था। इस एक्ट में हमें वो चीज़ें या वो जानकारी प्रोवाइड ये एक्ट हमें वो जानकारी प्रोवाइड करती है कि जो मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग होता है वाटर का, या सोर्स ऑफ वाटर का, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए वाटर पोल्यूशन के द्वारा। मतलब कि जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए और उससे प्रिवेंशन करना चाहिए, ताकि हम जो सोर्स ऑफ वाटर है उसको मेंटेन और रिस्टोर कर पाएँ। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखें, तो ऑब्जेक्टिव्स में हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमें वाटर को प्रोटेक्ट करना है हर तरीके से, जहाँ से भी वो पॉल्यूट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा, हमें जो क्वालिटी वाटर की जो क्वालिटी है उसको प्रिजर्व करके रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि जो सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड ऑफ वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन, उसको भी एस्टेब्लिशमेंट करनी है। मतलब कि हमें सेंट्रल और स्टेट बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट करनी है, जो कि वाटर की पोल्यूशन को बचाते हैं या उसके ध्यान रखते हैं। अगर कोई भी पर्सन रिस्ट्रेन कर रहा है डिस्चार्जिंग सीवेज का और ऐसी भी कोई भी चीज़ों का जो कि वाटर में फेंकी जा रही है फालतू, उसको भी मना या रिस्ट्रिक्ट करना है। अगला है कोई भी कॉन्ट्रावेंशन, अगर कि जैसे कि जो प्रिजन्स होते हैं वो 3 से 6 महीने में कोई भी कॉन्ट्रावेंशन जो कि स्टैंडर्ड लीड्स के द्वारा होते हैं, उसको भी मना या रोका जाना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम एक मिनट, हाँ, लास्ट है हमारा कि वो एक परमिशन रिक्वायर करते हैं, ताकि हम एक इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर पाएँ, जहाँ की जो इन्फ्लुएंस होते हैं, डिस्चार्ज इन्फ्लुएंस, वो भी ठीक किए जा सकें। नेक्स्ट है हमारा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वेल, ये जो हमारे स्टेट का जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो क्या बता रहे हैं कि उन्होंने एक स्टेप आगे लिया है, ताकि वो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर पाएँ, जहाँ पे डिस्पोज़ल सिस्टम एक्सटेंशन या एडिशन होगा इंडस्ट्री में, जो कि डिस्चार्ज इन्फ्लुएंस जो कि रिवर्स में जाते हैं और वो रिवर्स को ख़राब करते हैं, उनके लिए एक डिस्पोज़ल सिस्टम और एक इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की जाएगी। इ हमें एक कोई न्यू या कोई अलग आउटलेट यूज़ करेंगे डिस्चार्ज सीवेज के डिस्चार्ज के लिए। शुरुआत में हम एक न्यू डिस्चार्ज सीवेज क्रिएट करने वाले हैं, बाद में हम उसी को यूज़ करेंगे। पनिशमेंट, अगर ये सब चीज़ें कोई अगर नहीं कर रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट्स क्या हैं? तो उसके यहाँ जो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और वाटर की, वो रोक दी जाएगी और उसमें कोई भी सर्विस उनको नहीं की जाएगी। उनको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, 1.5 से 6 साल तक की जेल और 5,000 रुपए तक का फाइन भरना पड़ सकता है। नेक्स्ट है हमारा एयर एक्ट, जो कि 1981 में हुआ था। आप एक्ट और उसके ईयर ध्यान से पढ़िए, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। तो जो एयर एक्ट है वो इनेक्टेड हुई थी कॉन्फ्रेंस हेल्ड में, मतलब कि जो स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी, वो 1972 में। तब वहाँ पे इनेक्ट किया जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जा रही थी एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड और उसकी क्वालिटी से रिलेटेड। तो वहाँ पे एक दिन, मतलब कि 1972 में एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई, कहाँ पे? स्टॉकहोम में। तब जाके एयर एक्ट आया। ऑब्जेक्टिव क्या थे एयर एक्ट के? तो पहला था कि जो हमें
जो एयर पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, प्रिवेंट करना पड़ेगा और अटेनमेंट करना पड़ेगा, ताकि हम जो क्वालिटी ऑफ एयर है उसको मेंटेन कर पाएँ। अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं एयर पॉल्यूशन के, जो इम्पोर्टेंट फीचर में पहला आता है, जो स्टेट बोर्ड है वो वेरीफाई करता है कि जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो एमिट जो हो रहे हैं इंडस्ट्रियल और ऑटोमोबाइल यूनिट से, वो सही मात्रा में हो रहे हैं कि नहीं। अगला, कि जो स्टेट बोर्ड है वो सारे एयर पॉल्यूशन का डेटा कलेक्ट करके अपने पास रखता है, ताकि जब हमें रिपोर्ट प्रेजेंट करनी हो तो वो हम इजीली कर पाएँ। एसबी एग्जामिन करता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और जो कंट्रोल इक्विपमेंट में एयर पॉल्यूट हो रही हैं, वो सही मात्रा में हो रही हैं कि नहीं। मतलब कि जैसे कि कभी-कभी जो इंडस्ट्रियल बेसिस होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है एयर का, तो उसको कंट्रोल करने में और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसको कंट्रोल करता है। जो ऑपरेशन होता है इंडस्ट्रियल यूनिट में, जैसा कि अभी मैंने बताया, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता है आस-पास के एरियाज़ को भी, जिससे जो आस-पास का एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल में से बहुत ज़्यादा हेवी पॉल्यूशन निकलता है। जो वायलेशन होता है लॉ का, मतलब कि जो लॉ तोड़े जाते हैं, उसके लिए पनिशेबल और इम्प्रिजनमेंट फाइन आए हैं। अगला हमारा है फॉरेस्ट एक्ट, जो कि 1980 में रिलीज़ हुआ था, और 1980 में रिलीज़ हुआ तो ये हमें बता रहा है कि जो फॉरेस्ट की कंज़र्वेशन है और उसके जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, मतलब कंज़र्वेशन और उसके और अलग-अलग एस्पेक्ट्स जो कि अरेस्ट डिफ़ॉरेस्टेशन में यूज़ होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स अगर देखें तो पहला है कि हमें फॉरेस्ट को कंज़र्व करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। एंड दूसरा है कि जो हमारे जुडिशियस प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें इंश्योर करना चाहिए एंड उसको बचा के रखना चाहिए, ताकि हम जो जुडिशियस प्रोडक्ट्स हैं फॉरेस्ट से जो आते हैं उनको हम अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स पे नज़र मारें तो पहला आता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड होते हैं प्रायर परमिशन के, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लैंड रजिस्टर्ड होते हैं। एंड जो फॉरेस्ट रहते हैं वो कोई भी नॉन फॉरेस्ट पर्पस के हिसाब से नहीं होते हैं। कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी अगर फॉरेस्ट एरिया में होती है तो उसको तुरंत रोका जाना चाहिए, एंड जो फॉरेस्ट में री अफॉरेस्टेशन होता है उसको भी बंद किया जाना चाहिए। अगर एक बार जिसने लॉ तोड़ दिया उसको हमें पनिशेबल करना चाहिए और उसको पनिश करना चाहिए, ताकि उसके लिए एक सीख बन जाए और दूसरों के लिए भी बने कि अगर हम फॉरेस्ट को के नियमों को तोड़ेंगे, फिर फर्स्ट एक्ट के विरुद्ध जाएंगे, तो हमें क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट, जो कि 1972 में एस्टैब्लिश किया था, और ये हमें ये एम्ड कर रहा है कि हमें जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ हमें ये रेफर करता है कि जो एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं, मतलब बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स को रेफर किया गया है। हम ह्यूमन एक्शंस को डिक्लाइन कर देते हैं, एंड जो वाइल्ड लाइफ होता है उनकी स्किन्स, फर्स, फेदर्स, आइवरी, ये सब अपने पर्सनल नीड के हिसाब से उनसे लेने लगते हैं उनको किल करके। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखें तो ऑब्जेक्टिव में पहला है कि हमें जो इकोलॉजिकल प्रोसेस है और जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, एंड जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी प्रिजर्व करके रखना चाहिए। हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो स्पीशीज़ हैं वो अपने कंटिन्यूस यूज़ में रहें, उनकी जो स्पीशीज़ है उनका जो लाइफ साइकिल है वो हमारी वजह से ख़राब ना हो। अगर इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स में देखें तो पहला है जो हम कवर करते हैं राइट और नॉन राइट फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, मतलब कि जो ड्वेलर्स होते हैं उनको राइट और उनके क्या अधिकार हैं वो हमें पता होने चाहिए। दूसरा है हमें एक रिस्ट्रिक्टेड गेजिंग सेंचुरीज बनानी चाहिए और एक प्रोहिबिटेड नेशनल पार्क्स बनाने चाहिए, ताकि वहाँ उसके अंदर कोई भी ह्यूमन बीइंग ना जा पाए, और जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट रहते हैं उनको भी प्रोहिबिटेड करना चाहिए।
अगला है एनवायरनमेंट एक्ट जो कि 1986 में बना था एंड ये बताता है कि जो जनरल लेजिस्लेशन लॉ होते हैं वो रेक्टिफाई ये करते हैं कि जो गैप और जो लैप्स आ रहे हैं एक्ट के बीच में वो सही तरीके से हों और वो ज़्यादा ना हो या कम भी ना हो। तो ये एक एक्ट ये एम्पावर करता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है वो एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देती है एयर की क्वालिटी का, वाटर की क्वालिटी का, सॉइल का और नॉइस का। अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स भी देखें तो पहला है हमें जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा है कि हमें जो क्रिएचर्स हैं और जो प्रॉपर्टी है उसको जो हज़ार्ड पहुँचा रहे हैं मतलब उसको जो नुकसान पहुँचा रहे हैं उसको भी रोकना चाहिए। हमें एक पीसफुल रिलेशनशिप मेंटेन करनी चाहिए हमारे एनवायरनमेंट और हमारे बीच में। अगला है इम्पोर्टेंट फीचर्स अगर देखें एनवायरनमेंट एक्ट के तो पहला हमारा आता है कि जो हम एम्पावर करते हैं सेफगार्ड को, उसकी जो मेजर्स रहती हैं, उसको हमें कम करना चाहिए ताकि जो पॉल्यूशन के कारण एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो भी कम हो पाएँ। हमें रेमेडियल मेजर्स तुरंत देनी चाहिए, मतलब कि रेमेडियल होना चाहिए वो जो मेजर्स होते हैं, ताकि जो एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें आराम मिल पाए। जो गवर्नमेंट है, उसको एक अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि वो जो ये ऑपरेशंस या इंडस्ट्री रेगुलेट की जा रही हैं उसको बंद या रोक पाए। एक बार जिसने जो एक्ट अगर तोड़ दिया है तो उसको एक पनिशेबल अमाउंट देना चाहिए। 1 लाख तक का पनिशेबल अमाउंट उसको कम से कम देना ही चाहिए, ऐसा हमें रूल लाना पड़ेगा। या अगर हम जो पॉल्यूशन लगातार तोड़ता ही जा रहा है उसको पर डे 5,000 रुपीज़ का इम्पोज़ किया गया है। मतलब कि अगर किसी ने जिसकी आदत बन गई है रूल तोड़ने की, उसको 5,000 पर डे चुकाना पड़ेगा एज़ अ पनिशमेंट। ये एक्ट ये एम्पावर करता है कि जो ऑफ़िसर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो इंस्पेक्ट करें साइट्स में, प्लांट में, मशीनरी में और उनके निकलने वाले पॉल्यूशन को इंस्पेक्ट करें ताकि वो अपने सही रिदम पे चलते रहे और ताकि उससे कोई खराबी या आस-पास को कोई भी नुकसान ना हो। वो सैंपल कलेक्ट करते रहें एयर का, वाटर का, सॉइल का और अलग-अलग मटेरियल्स का जो कि फैक्ट्रीज़ और प्रेमिसेस में टेस्टिंग होते हैं ताकि हम उसका सही आकलन लगा पाएँ एंड वो सही तरीके से चल पाएँ। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। आई होप आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट और आज की वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी। सो आज हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट ख़त्म होता है एंड आई होप आपको पूरी वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी। इसके बाद हम केमिस्ट्री के 2-3 सब्जेक्ट्स हैं वो ख़त्म करेंगे एंड आपको कौन-सा पार्ट अच्छा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए एंड आपको कोई सजेशंस देने हैं वो भी बताइए। आपको अगर कोई डाउट आ रहे हैं वो भी हमसे शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।